हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोंगे मेथड पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया एक छोटी सी क्वेश्चन r इक्वल टू 2y स्क्वायर, जिसको हमें सोल्व करना है बाय मोंगे मेथड। तो स्टेप नंबर 1 कुछ इस तरह से रहता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारी कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल S स्मॉल s प्लस कैपिटल T स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल V। इसको हमें कंपेयर करना होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। तो स्मॉल आर का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल आर है, तो इधर स्मॉल आर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। यहाँ ना स्मॉल टी है ना स्मॉल एस है, तो कैपिटल टी की वैल्यू 0, कैपिटल एस की वैल्यू 0। तो इधर इक्वल में जो भी होता है वो कैपिटल वी होता है हमारा सारा, तो वो 2y स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से स्टेप नंबर 1 रहता है। स्टेप नंबर 2 में हम ऑक्सिलरी क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ओके तो स्टेप नंबर 2 होता है, उसमें 2 ऑक्सिलरी क्वेश्चन होती है। तो पॉइंट नंबर 1 रहता है ऑक्सिलरी क्वेश्चन, मतलब पहली ऑक्सिलरी क्वेश्चन रहती है हमारी आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या होता है कि आर टी वी की वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास आर की वैल्यू 1 है, बाकी कैपिटल वी की वैल्यू 2y स्क्वायर है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाती है। तो अभी तक मेरे पास 2 ही क्वेश्चन आई है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 दूसरी ऑक्सिलरी क्वेश्चन है वो आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उसमें अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है, जो बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है। उसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। फिर आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में बेसिकली हमें करना क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी बनती है उसको हमें फैक्टराइज करना होता है। तो हमें पहले से ही पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारी फैक्टराइज है। तो डी वाई की होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मतलब डी वाई इक्वल टू 0, डी वाई इक्वल टू 0, डी वाई इक्वल टू 0। दो सेम फैक्टर मिले हैं तो हम इसको एक ही ले लेते हैं, डी वाई इक्वल टू 0, जिसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। फिर गाइज हमारा स्टेप नंबर 4 रहता है कि हम इक्वेशन 2 के साथ एक फैक्टर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही फैक्टर है, तो फैक्टर है हमारे पास डी वाई इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 का यूज करते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो 4th इक्वेशन जो हमारी थी वो डी वाई इक्वल टू 0 था। तो हमें क्या करना होता है स्टेप नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करना होता है। तो हम डी वाई इक्वल टू 0 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई इक्वल टू C1 हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज इन्फिनिट इंटीग्रल है तो एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से है, डी पी डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में हमें ये देखना होता है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जो कॉमन आ रही है उसको हम निकाल देते हैं पहले ही। तो यहाँ डी वाई कॉमन आ रहा है तो मैंने डी वाई को कॉमन ले लिया, डी पी माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास जो बचता है वो ये लेना होता है हमें। तो डी पी माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो जब इसका हम यूज़ करते हैं तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो डी पी इक्वल टू 2y स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ मैंने एक बात बताई है कि जब भी हम हर क्वेश्चन में हम एक जैसा ही मेथड का यूज़ करते हैं मोंगे मेथड में, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि सबको भूल के डी वाई और डी एक्स का ध्यान रखना है। तो इक्वेशन में से क्वेश्चन नंबर 2 से हमें कैसे न कैसे डी वाई और डी एक्स में से किसी एक चीज़ को रिमूव करना होता है। तो यहाँ मेरे को पता है कि डी वाई अपने आप रिमूव हो गया, तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल बचा डी एक्स। वैसे तो पी भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, लेकिन डी एक्स और डी वाई की बात कर रही हूँ तो डी एक्स सिर्फ बचा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता, वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं उसके बाद। तो डी पी इक्वल टू 2y स्क्वायर डी एक्स मैंने यहाँ लिखा, और जबकि हमें पता है कि y की वैल्यू हमारे पास C1 है, मतलब y कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पे। जब y कांस्टेंट हो चुका है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ y की C1। तो डी पी इक्वल टू 2C1 स्क्वायर डी एक्स, और फिर उसके बाद में मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ, बिकॉज 2 वेरिएबल बचे और दोनों सेपरेट है तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो डीपी का इंटीग्रेशन प्लस 2C1 स्क्वायर डी एक्स। तो डीपी का इंटीग्रेशन p इक्वल टू 2C1 स्क्वायर डी एक्स, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस इन्फिनिट इंटीग्रल है बिकॉज C2 ऐड हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये इधर आएगा p माइनस 2y स्क्वायर एक्स इक्वल टू C2। मैंने C1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी y, तो p माइनस 2y स्क्वायर एक्स इक्वल टू C2। तो अब y इक्वल टू C1 और p माइनस 2y स्क्वायर एक्स इक्वल टू C2 दो मेरे पास इक्वेशन आ चुके हैं। तो इन दोनों का इंटरमीडिएट फंक्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे p माइनस 2y स्क्वायर एक्स फंक्शन ऑफ y। तो इसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टेप 4 हमारा इतना ही होता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 को इंटीग्रेट करना होता है और उन दोनों से एक इंटरमीडिएट फंक्शन लिखना होता है। तो अब बात आती है स्टेप नंबर 5 की। तो गाइस स्टेप नंबर 5 हमारा रहता है कि हम इसी क्वेश्चन नंबर 5 का यूज करते हैं जो स्टेप नंबर 4 से बनती है। तो मैंने यहाँ फिर से लिख ली फ्रॉम इक्वेशन 5
p माइनस 2y² x इक्वल टू 5y। अब मैं क्या करती हूँ, अब हमें करना क्या होता है, वैसे तो हम एक फैक्टर का जब भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम लाग्रांज मेथड का यूज़ करते हैं, तो कई बार बिना लाग्रांज मेथड से भी क्वेश्चन हो जाया करते हैं, तो ये भी बिना लाग्रांज मेथड से ही हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, क्योंकि मैं p की वैल्यू पुट कर देती हूँ कर्ली z अपॉन कर्ली x। वी नो दैट, हम जानते हैं p कर्ली z अपॉन कर्ली x होता है, q कर्ली z अपॉन कर्ली y होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बुक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ने को मिलता है, तो ये सब आपको पता है। तो p की वैल्यू मैंने पुट कर दी कर्ली z अपॉन कर्ली x, फिर 2y² माइनस 2y² x इक्वल टू 5y, सेम का सेम आ जाएगा। फिर मैं क्या करती हूँ, इसका इधर एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट, तो कर्ली z माइनस 2y² x कर्ली x इक्वल टू 5y कर्ली x। फिर जब यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ z वेरिएबल है, z वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इस इक्वेशन में y कांस्टेंट है, बिकॉज जब हमने स्टेप नंबर 4 में इंटीग्रेशन किया था तो y इक्वल टू हमें कांस्टेंट मिला था, तो इस इक्वेशन में क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वही 5y चल रहा है कांस्टेंट वाला, तो y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन हमें करना है सिर्फ दो वेरिएबल का, जो कि बहुत ही ईजिली हो जाएगा। देन हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5y कर्ली x, वो माइनस 2y² x कर्ली x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ y² x कर्ली x। फिर मैं इंटीग्रेशन कर देती हूँ, तो z कर्ली z का इंटीग्रेशन z इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो x 5y हो जाएगा, बिकॉज y कॉन्स्टेंट, फिर y² कॉन्स्टेंट, तो x का हो जाएगा x² 2 प्लस 2y² x² 2 प्लस, अब मैंने बताया था कि y कॉन्स्टेंट है तो हमें साथ में इन्फिनिट इंटीग्रल है, हम इन्फिनिट इंटीग्रल है तो y कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, तो फिर एक अलग से ऐड हो जाएगा फंक्शन ऑफ y, तो y का एक फंक्शन ऐड हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट हमें ऐड करना होता है। 5(1y) ऐड कर दिया मैंने, 5(1y) भी लिख सकते हो आप, f1y gy कुछ भी लिख सकते हो, बट फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो z इक्वल टू क्या बचा, z इक्वल टू क्या बना, x 5y प्लस 2 से 2 कैंसिल, x² y² प्लस 5(1y)। तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हमने मोंगे मेथड से किया है उस इक्वेशन को r इक्वल टू 2y²। तो गाइस इस तरह मोंगे मेथड का यूज़ करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।